नमस्ते। आज मैं अपनी किताब हे राम टू जय श्री राम की बात आगे बढ़ाऊंगा। पिछले हफ्ते मैंने किताब को इंट्रोड्यूस किया था आपको। हे राम टू जय श्री राम 20 अलग अलग तारीखों की कहानी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद की, और वो तारीखें हैं वो इवेंट्स जिसने हिंदुस्तान के जो जर्नी रही आज़ादी के बाद उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। किताब अंग्रेज़ी में है और मैंने उसका आपको एक ब्रीफ आइडिया पिछले वाले एपिसोड में दिया था। अगर आप चाहेंगे तो उसको फिर से खोल के देख सकते हैं। आपसे आग्रह यह है कि किताब को एक बार पढ़ लें। एक हमारे यहाँ एक हम लोग नया वो चला रहे हैं, बुके नहीं बुक। अब कम से कम 1 साल तक ये मन बनाइए। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, किताब पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि इस किताब में ऐसी बहुत सी जानकारियाँ हैं जो एक किसी भी नवयुवक को, नौजवान को, छात्र को और सीनियर आदमी को भी पता रहनी चाहिए। बहुत से बातें जो हमें पूरी नहीं पता हैं, बहुत सी चीज़ें जिसको एक हमें ढंग से सिखाया गया और पढ़ाया गया है, उसको एक नए तरह से देखने की मैंने कोशिश की है। किताब में जो भी हैं फैक्ट हैं, और फैक्ट पे जो राय है वो मेरी है। अब हो सकता है आप मेरी राय से इत्तेफाक ना रखें, वो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको उस तरह से मैंने हिस्ट्री को उस तरह से देखने की कोशिश की है। आज हम चैप्टर 1 की बात करेंगे। चैप्टर 1 का है हे राम द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की हत्या से कहानी शुरू होती है, किताब शुरू होती है, और गांधी के एक बेसिक को छूते हैं। क्योंकि देखिए, इस किताब में जितने इंसिडेंट मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उस हर एक इंसिडेंट पे कम से कम 10-10, 12-12 किताबें होंगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये कोई 1-2 पैराग्राफ में 10 किताब की बात का लिखना एक उसका पासिंग रेफरेंस है। डिटेल अगर आपको करना हो तो आप इस विषय में और भी वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक पासिंग रेफरेंस की बात कही है। और किताब मुझे इसलिए लगा कि किताब महात्मा गांधी से शुरू करना इसलिए भी आवश्यक था कि जो हम आज़ादी की बात कर रहे थे, देश की आज़ादी की बात कर रहे हैं, और मैं उन लोगों में हूँ जो ये मानते हैं कि देश की आज़ादी को जो रास्ता दिखाया, जो आगे बढ़ के चले, जिसने लीड किया, वो महात्मा गांधी थे। तो उस बारे में मुझे कोई शक और शुबा नहीं है। तो इसलिए महात्मा गांधी से ही मैंने इसको लॉजिकली शुरू किया है। बहुत से इंसिडेंट हैं, उसमें एक इंसिडेंट महात्मा गांधी जब आरएसएस के कैंप में गए थे, शायद 2 बार गए हैं, और उन्होंने हर बार वहाँ का जो डिसिप्लिन था उसकी तारीफ़ की थी। लेकिन उन्होंने हर बार उनसे कहा था कि जो आपकी हिंदू की डेफिनेशन है हिंदुइज़्म की, उसको थोड़ा चेंज करिए। क्योंकि गांधी का जो हिंदू था, जो हिंदू हम सब लोग करते हैं, वो इंक्लूसिव है। आरएसएस का जो हिंदुत्व है वो एक्सक्लूसिव है। तो वो एक उसको टच किया है। फिर एक बात को और थोड़ा सा बताया है, गांधी, पटेल और नेहरू की बात, क्योंकि इनके रिश्तों की बात कही है। इसको लेके देश में तरह तरह का होता है कि नेहरू कितने और पटेल कितने, और पटेल को ये किया वो किया, इस तरह की बातें। लेकिन 1-2 चीज़ें आप लोगों को समझनी होंगी। पटेल नेहरू से 15 साल बड़े थे। पटेल और नेहरू में बड़े भाई और छोटे भाई जैसा भावनात्मक रिश्ता भी था। जब देश आज़ाद हो गया, सरकार बन गई, तो उसके बाद मुझे आप कहीं कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं दिखता है जब पटेल ने नेहरू को चैलेंज किया हो। पटेल बड़े भाई के नाते, सीनियर स्टेट्समैन के नाते बहुत सी राय दी हैं। नेहरू ने ये जानते थे कि उनके पास सरदार पटेल से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है जो सारी स्टेट से बात करके उनको एक जगह बांधने की कोशिश करेगा। तो वो आपसी सहमति से सारी चीज़ें होती थी। और एक चीज़ और थी कि जब सरकार बन गई, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने लगा, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी सरदार पटेल को कि आज़ादी का आंदोलन दूसरी बात थी। आज़ादी का आंदोलन में एक दूसरी तरह की नेतृत्व चाहिए था, दूसरे तरह की चीज़ें चाहिए थी। लेकिन जब आप इलेक्शन करते हैं, जब आप इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाते हैं, आपको चुनाव जीतना होता है, तो आपको एक करिश्माई लीडर की ज़रूरत होती है। और वो करिश्माई लीडर नेहरू के पास था, क्योंकि वोट नेहरू का ही व्यक्तित्व ला सकता था। तो इस बारे में कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। गांधी जी की एक और बहुत स्ट्रेंथ थी। गांधी ने हरदम समाज के कुछ ऐसे वर्गों को चिन्हित किया और उसकी तरफ गए। उसमें से एक युवा और छात्र भी थे।
क्योंकि एक चीज़ समझिए, गांधी 69 बॉर्न है। गांधी ने जब एक्टिव हुए 1915 के आसपास हिंदुस्तान में, तो गांधी की उम्र उस समय तक 45-46 साल हो चुकी थी। लेकिन गांधी को के कोर में हरदम वो छात्र और युवा रहते थे। मैंने दो छोटे छोटे चीज़ों को आपसे कहा है। जैसे मैंने सेंट स्टीफेंस में, दिल्ली में, जो पहली बार हिंदुस्तान में नॉन कोऑपरेशन की कॉल, असहयोग आंदोलन की बात गांधी जी ने सेंट स्टीफेंस में की थी, छात्रों के बीच में। दूसरा एक छात्रों के बीच का इंसिडेंट है, जब वो बीएचयू की फाउंडेशन स्टोन लेइंग की बात थी, नींव पड़ रही थी 1916 में। लॉर्ड हार्डिन उसके वाइसरॉय जो थे, वो उसके चीफ गेस्ट थे, और वहाँ पे गांधी जी को बोलने के लिए कहा गया। एनी बेसेंट को था कि मालूम नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन गांधी अपनी बात पे जैसे उनको कहना था वैसे ही कहा। उन्होंने जो छात्रों से उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि फ्रीडम की वैल्यू, फ्रीडम क्या होती है, स्वतंत्रता कितनी ज़रूरी है, इसकी बात उन्होंने वहाँ की थी। गांधी के जीवन के लास्ट के 144 दिन, गांधी, अगर आपको याद हो, जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी दिल्ली में नहीं थे, और पार्टीशन जो खास करके ईस्ट बंगाल में जिस तरह से हुआ था, उसको हैंडल कर रहे थे, ईस्ट वेस्ट में, मतलब बंगाल में जो हुआ था। और उसके बाद गांधी पाकिस्तान जाने के लिए निकले थे। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, सितंबर के पहले हफ्ते की बात है, और वो दिल्ली रुक गए थे। दिल्ली में रुक के, हालांकि उनका डेस्टिनेशन पाकिस्तान था कि पाकिस्तान जाऊंगा, वहाँ रुकूंगा, वहाँ ये जो मारकाट हो रही है उसको हैंडल करूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाया, उनकी तबीयत नहीं सुधरी। और वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है, जब सोहरावर्दी कलकत्ता से आते हैं, गांधी से मिलते हैं, वो पाकिस्तान जा रहे हैं, गांधी उनको अपने कुछ संदेश देते हैं। क्योंकि ये भी एक अजीब सी बात है, सोहरावर्दी जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन जिन्होंने कराया था, कुछ लोग उनको बुचर ऑफ बंगाल भी से भी कहा जाता है, वो काफ़ी दिनों तक हिंदुस्तान रहे। उन्होंने अपनी जायदाद आदाद ये सब करके, और वो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, लेकिन वो 2-3 साल हिंदुस्तान में रहे थे, आज़ाद हिंदुस्तान में। तो सोहरावर्दी की बात है। 1948 जनवरी में गांधी जी ने एक उपवास किया था, वो उनके जीवन का आखिरी उपवास था। अब उसके बारे में अजीब अजीब सी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि वो उपवास उन्होंने पाकिस्तान का जो 55 करोड़ रुपया था वो देने के लिए किया था, लेकिन वो सब जगह अगर आप ठीक से पढ़िए, मूल रूप से वो जो उपवास था वो हिंदू मुस्लिम के बीच जो हिंसा हो रही थी उसको रोकने के लिए था। यहाँ ये भी है कि वो जो 75 करोड़ रुपए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सेटलमेंट हुआ था कि ये इंडिया जो है पाकिस्तान को देगा, उसमें से 20 करोड़ दिए जा चुके थे, 55 करोड़ रुके हुए थे, उसकी बात भी हुई थी। फिर एक आता है सरदार पटेल के बारे में। जनरली ये कहा जाता है ना कि वो बहुत प्रो हिंदू थे और एंटी मुस्लिम थे, इस तरह की बातें हैं। गांधी के कुछ वक्तव्य हैं, और गांधी ने एड्रेस किया है, मुसलमानों को एड्रेस किया है कि अगर कोई दिक्कत हो तो सरदार पटेल के पास जाओ, क्योंकि गांधी को एक चीज़ पूरा विश्वास, गांधी हरदम कहते थे कि सरदार पटेल से ज़्यादा निष्पक्ष कोई नहीं हो सकता है। वो दोनों पक्ष की बात सुनेंगे लेकिन निष्पक्ष रहेंगे। फिर नाथूराम गोडसे वाला आपको याद ही है, मैंने पहले जब आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उनकी बात कही थी, उनका एक बात किया है। और मुझे हरदम लगता है कि गांधी की हत्या पहले हो गई, देश में कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद में लागू हुआ, उसके बाद बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की चल रही थी वार्ता, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर गांधी जिंदा रहते तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस फॉर्म में हमें मिला उसमें थोड़ा बदलाव ज़रूर रहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक दूसरा मेरे ये भी मान्यता है कि अगर गांधी जिंदा रहते तो वो जो भारत पाक महासंघ की उनके मन में एक थी, जो बाद में लोहिया ने जिसकी बात को कहा था, वो भी कहीं ना कहीं से शायद कुछ एक कॉन्फेडरेशन या कुछ इस तरह की बात गांधी ज़रूर किए होते। मैंने उसमें इसको भी टच किया है कि गांधी का जो परस्पर विरोधी ग्रुप थे ना, मतलब एक तरफ सोशलिस्ट थे, जैसे मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस थे, गांधी के साथ थे, मतलब कांग्रेस में थे, फिर ना इत्तेफाकी हुई, बाहर निकल गए वायलेंस में, लेकिन गांधी और उनके बीच के रिश्ते कायम रहे। सुभाष बोस ने ही उनको बापू कहा, सुभाष बोस ने ही जब अपनी सेना बनाई, मतलब आज़ाद हिंद फौज बनाई, तो उसमें गांधी ब्रिगेड का उसका नाम गांधी ब्रिगेड किया। मैं एक और चीज़ बता दूं, जैसे बाद में सोशलिस्ट अलग हो गए थे, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी के साथ जो निरंतर छाया बन के रहे थे, और गांधी जिनको बार बार ये दंगे रोकने के लिए और यहाँ वहाँ भेज रहे थे, वो लोहिया थे, वो लोहिया थे। तो कहना यह है कि गांधी ने एक अलग अलग विचारधारा के लोगों को बैलेंस करने की क्षमता थी। लास्ट में एक बात जो मैंने उसमें कही है, मैंने जैसे घनश्याम दास बिरला, जमनालाल बजाज, जैसे लोग कैपिटलिस्ट थे, लेकिन गांधी ने भी इनको स्वतंत्रता आंदोलन का बिल्कुल एक सच्चा सिपाही और बिल्कुल फ्रंट लाइन जिसको बोलते हैं ना, वो बना के रखा था। तो ये किताब इस तरह से है, ये चैप्टर 1 है, अगले हफ्ते मैं चैप्टर 2 की बात करूंगा। लेकिन आपसे फिर से एक बार मैं आग्रह इसलिए कर रहा हूं कि किताब लीजिए, पढ़िए,
और आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। इसको अगर आपको ठीक लगे ये किताब तो आप इसको, आग्रह यह है, एक तो रिव्यू लिखिए, अमेज़ॉन पे जाइए वहाँ रिव्यू लिखिए, कहीं और जहाँ रिव्यू हो सकता है वहाँ रिव्यू लिखिए। आपको अगर साइंड कॉपी चाहिए तो उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, वो आप भेज दीजिए तो आपको साइंड कॉपी मैं दे दूंगा। अगर अमेज़ॉन से डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा सुविधा हो। लेकिन किताब पढ़ के आपको ये ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है कि देश की कुछ चीज़ें जो हुए हैं उसके बारे में एक नई दृष्टि ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि इस मेरा जो पिछला हुआ है जिसमें पूरा एक डिटेल दिया है उसका लिंक भी दे रहे हैं, उसको देखने की कोशिश करिएगा। आगे हर संडे को एक एक चैप्टर करके इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।